टोयोटा इंडिया में आज से 28 साल पहले आई थी, यानी कि 1997 में, और वो भारत में अपने पहले प्रोडक्ट के तौर पे क्वालिस को लेकर आई थी, यानी कि एक एमपीवी को। क्योंकि उनको पता था कि जिस तरीके की आबादी इस देश की है और जिस तरह की जेब भारतीयों की है, उनके लिए एक पीपल हॉलर एमपीवी ही अच्छी रहेगी टू स्टार्ट विथ। और वो ठीक भी थे। क्वालिस एक सेल सक्सेस बनी और उसकी सक्सेसर यानी कि इनोवा उससे भी ज़्यादा सक्सेसफुल साबित हुई और कई सालों तक टोयोटा की इंडिया के अंदर मोस्ट सेलिंग गाड़ी भी बनी रही। टोयोटा ने अपनी पीपल हॉलर गाड़ियों से इंडिया के अंदर एक बहुत ही अच्छी पकड़ बनाई, लेकिन वो चाहते तो इस कैटेगरी के अंदर एक और गाड़ी लेकर आ सकते थे और इंडिया के कमर्शियल मार्केट में अपनी पहचान को और भी बड़ा कर सकते थे। एक ऐसी गाड़ी जिसे इंडिया को छोड़कर ऑलमोस्ट इंडिया के सारे पड़ोसी देशों में और ऑलमोस्ट पूरे के पूरे साउथ ईस्ट एशिया में पीपल हॉलर के तौर पर यूज किया जाता है एक भारी संख्या के अंदर। मैं आज बात कर रहा हूँ टोयोटा की हाईएस की। टोयोटा की ये गाड़ी इतनी ज्यादा पॉपुलर है कि दुनिया के 150 से भी ज्यादा देशों में इसकी 6.24 मिलियन से भी ज्यादा यूनिट्स बिक चुकी हैं आज तक, मतलब 62 लाख से भी ज्यादा, और ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है। टोयोटा की ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल भी मानी जाती है। ये कई मार्केट्स में अलग अलग वर्जन्स में अवेलेबल है, जैसे कि पीपल हॉलर, लग्जरी वैन, एम्बुलेंस से लेकर कैरावैन जैसी शक्लों में भी ये गाड़ी दिख जाती है। और कहीं ना कहीं इस टाइप की बहुत सारे लोगों को अकोमोडेट कर सकने वाली गाड़ी इंडिया के लिए परफेक्ट लगती है ना। तो फिर आखिर ये वैन इंडिया के अंदर क्यों नहीं चली? क्या टोयोटा की पोजिशनिंग और प्राइसिंग में कोई दिक्कत है, या फिर ये इंडियन मार्केट के लिए फिट ही नहीं बैठती? इन सब बातों पर हम इस वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन ये वीडियो इस गाड़ी को डेडिकेटेड है और इसीलिए इसकी ओरिजिन से शुरू करेंगे। पर उससे भी पहले यार प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप में से 67% लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। आपके लिए तो सब्सक्राइब करना फ्री है, लेकिन हमारी ग्रोथ इससे होती है, तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। और हाँ, अगर आप भी मेरी जैसी इंफोटेनमेंट वीडियोस बनाने के लिए रिसर्च एंड स्क्रिप्ट राइटिंग सीखना चाहते हैं तो आप मेरा ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया है कि टू द पॉइंट और टाइट स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आर्गुमेंट्स क्या होती हैं, रिसर्च करते टाइम प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन पर क्यों आपको रिलाय करना चाहिए, और ऐसी ही कई बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें जो आपको किसी भी टॉपिक पर इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए स्क्रिप्ट लिखने में मदद करेंगी। तो अगर आप भी इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यार ये जो हाईएस है ना, ये टोयोटा की सबसे पुरानी गाड़ियों में से एक है, क्योंकि ये गाड़ी 1967 में ही लॉन्च हो गई थी। इस गाड़ी को 67 में टोयोटा के एक सब कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया था जिसका नाम टोयोटा ऑटो बॉडी था। टोयोटा की ये वैन इंस्पायर्ड थी यूरोप में आने वाली वैन से। यूरोप में उस टाइम पर ऐसी वैन्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, जैसे कि VW की टाइप 2, जो कि एक कल्ट क्लासिक मानी जाती है। या फिर अमेरिका में भी वैन का कल्चर काफ़ी ठीक ठाक बढ़ा था, जहाँ पर डॉज और फोर्ड जैसे ब्रांड्स बड़ी बड़ी वैन्स बनाते थे। तो इन्हीं सब गाड़ियों से इंस्पिरेशन लेते हुए 1967 में एक वन बॉक्स डिज़ाइन के साथ टोयोटा ने हाईएस को लॉन्च कर दिया। हाईएस की जो पहली जनरेशन थी उसको कैब ओवर पिकअप, डिलीवरी वैन और स्ट्रेच कम्यूटर व्हीकल के तौर पर यूज किया जाता था। इसमें सिर्फ एक 1.35 लीटर से लेकर 1.8 लीटर तक का पेट्रोल इंजन मिलता था। और जैसे टोयोटा की ऑलमोस्ट हर एक गाड़ी अपनी रिलायबिलिटी के लिए जानी जाती है, उसी तरीके से ये गाड़ी भी काफी ज्यादा रिलायबल हुआ करती थी। तभी आज भी यानी कि लगभग 60 साल बाद भी OG यानी कि 1967 में आई हाईएस एल सेल्वाडोर में ऑपरेशनल देखी जा सकती है। फर्स्ट जनरेशन के बाद हाईएस की जो सेकंड जनरेशन थी वो 1977 में आई थी और इसको थोड़ा और लंबा कर दिया गया था और इसका जो इंजन था उसका साइज बढ़ाकर 2 लीटर फॉर पेट्रोल और 2.2 लीटर फॉर डीजल कर दिया गया। ये जनरेशन 1982 तक चली और फिर इसकी थर्ड जनरेशन भी आ गई। इसकी जो थर्ड जनरेशन थी वो 1982 से लेकर 2007 तक बिकी कुछ देशों में, लेकिन फिर भी इसकी जो फोर्थ जनरेशन थी वो तो 1989 में ही आ गई थी। फोर्थ जनरेशन हाईएस में लॉन्ग व्हील बेस वेरिएंट्स, ग्रैंड कैबिन एंड हाई रूफ कम्यूटर जैसे ऑप्शन शामिल थे। और इस जनरेशन के साथ इसके इंजन को एक बार फिर से बड़ा किया गया और अब इसमें 2 लीटर का पेट्रोल और 3 लीटर का टर्बो डीजल इंजन दिया जाने लगा। और कुछ मॉडल्स में तो पार्ट टाइम एंड फुल टाइम 4 व्हील ड्राइव सिस्टम भी आता था। फोर्थ जनरेशन के बाद आई फिफ्थ जनरेशन ऑफ हाईएस और मेरे ख्याल में इस गाड़ी को आप में से ज्यादातर लोग रिकॉग्नाइज कर पाओगे और हाईएस के नाम से इस गाड़ी को जोड़कर देख पाओगे, क्योंकि यही वो गाड़ी है जो ज्यादातर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में और हमारे पड़ोसी देशों में दिखती है। अब बाकी कहानी को फास्ट फॉरवर्ड करके 2019 में आते हैं, क्योंकि 2019 में हाईएस की 6th जनरेशन आ गई थी और इस गाड़ी पर रिसर्च करने से पहले मुझे भी नहीं पता था कि इस गाड़ी की ये जनरेशन भी एग्जिस्ट करती है। तो ये थी इस गाड़ी की सारी जनरेशंस की हिस्ट्री। अब अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो ये गाड़ी 150 से भी ज़्यादा देशों में अवेलेबल है, लेकिन मेजरली इस गाड़ी की जो डिमांड है वो साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन कंट्रीज में ज़्यादा है। और ये गाड़ी अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से भी आती है और अलग अलग वर्जन्स में अवेलेबल है। जैसे कि इंडोनेशिया में इस गाड़ी की 4th और 5th जनरेशन अवेलेबल है और एक नई जनरेशन की हाईएस भी वहाँ पर आती है जिसको हाईएस प्राइमो के नाम से जाना जाता है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस एमपीवी है। फिलीपींस में इस गाड़ी की 6th जनरेशन और 5th जनरेशन अलग अलग ट्रिम लेवल्स में अवेलेबल है, जैसे कि
15 सीटर कम्यूटर डीलक्स, 12 सीटर गाड़ी, 14 सीटर वेरिएंट, 10 सीटर वेरिएंट और सुपर ग्रैंड या एलीट नाम से भी एक गाड़ी वहाँ पर आती है। थाईलैंड में इस गाड़ी को टोयोटा मैजेस्टी के नाम से भी जाना जाता है और इस गाड़ी की पुरानी जनरेशन तो वहाँ पर अवेलेबल है ही। इंपोर्ट्स के मामले में अगर हम बात करें तो वियतनाम, तंजानिया और युगांडा ऐसे देश हैं जहाँ पर इस गाड़ी को सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किया जाता है। साथ ही साथ नेपाल और श्रीलंका के अंदर भी इस गाड़ी को अच्छी मात्रा में इंपोर्ट किया जाता है। वहीं अगर हम एक्सपोर्ट देखें यानी कि जहाँ से ये गाड़ी बन के जाती है तो उन देशों में आते हैं जापान, थाईलैंड और चाइना। अब आप ये समझ पा रहे होंगे कि इंडिया के अराउंड जितने भी देश हैं ना, वहाँ पर इस गाड़ी की डिमांड ठीक ठाक है। तो फिर दुनिया की थर्ड सबसे बड़ी मार्केट होने के बाद, एशिया में होने के बाद और दुनिया की सबसे बड़ी आबादी होने के बावजूद भी इसको इंडिया के अंदर क्यों नहीं बेचा जाता? देखो, ऐसा नहीं है कि टोयोटा इस गाड़ी को कभी इंडिया के अंदर लेकर नहीं आई थी। दरअसल टोयोटा ने अपनी हाईएस को इंडिया के अंदर लॉन्च करा था, लेकिन वो एक डायरेक्ट इंपोर्ट के तौर पर आई थी और इसीलिए इस गाड़ी की जो कॉस्ट थी शायद से वो लगभग 55 लाख के आसपास थी। और ये जो गाड़ी इंडिया के अंदर आई थी ना, ये आई भी अपने लग्जरी अवतार में थी, वरना साउथ ईस्ट एशियन मार्केट के अंदर इस गाड़ी के ऐसे वेरिएंट्स अवेलेबल हैं जो कि बेयर बोन बेसिक हुआ करते थे। लेकिन इंडिया में इस टाइप की हाईएस को नहीं लेकर आया गया और क्योंकि ये गाड़ी अपने प्राइस को जस्टिफाई नहीं करती थी तो इसीलिए इस गाड़ी की डिमांड नहीं थी और इसीलिए इसको बहुत ही जल्द डिसकंटिन्यू कर दिया गया। पर मुझे ऐसा लगता है कि टोयोटा को अपनी हाईएस्ट इंडिया में लानी चाहिए थी, कोई लग्जरी अवतार में नहीं बल्कि एक रेगुलर कम्यूटर मॉडल के तौर पर, क्योंकि ये गाड़ी थाईलैंड में 27 लाख रुपए के आसपास मिल जाती है अपने पैसेंजर व्हीकल अवतार में, यानी कि स्टार्टिंग प्राइस बहुत ज़्यादा भी नहीं है इस गाड़ी का। और इसीलिए ये गाड़ी एज अ टूरिस्ट व्हीकल इंडिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छी साबित हो सकती थी। जैसे दिल्ली, जयपुर और इंडियन हिल स्टेशन पर टूरिस्ट की जो तादाद होती है वो काफ़ी अच्छी खासी होती है, वहाँ पर ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी साबित हो सकती थी। हाँ, वैसे फोर्स की ट्रैवलर और अर्बेनिया जैसी गाड़ियाँ भी इंडिया के अंदर अवेलेबल हैं, लेकिन वो थोड़ी बड़ी हैं। एंड सेम गोज फॉर टाटा विंगर। मेरे हिसाब से इनोवा के ऊपर और फोर्स की अर्बेनिया के नीचे, यानी कि इन दोनों के बीच में कोई भी ऐसी गाड़ी अवेलेबल नहीं है जो इन दोनों के बीच के साइज की हो और उसी रिक्वायरमेंट को ये गाड़ी फुलफिल कर सकती है। और मुझे लगता है कि ये गाड़ी हमारे पहाड़ी रीजन्स पे भी बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि अगर हम नेपाल की मार्केट देखें तो ये वहाँ पर एक बड़ा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है और नेपाल ऑलमोस्ट पूरा का पूरा पहाड़ों पर ही है। ये गाड़ी वहाँ पर इतनी ज़्यादा पॉपुलर इसलिए है क्योंकि ये गाड़ी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है लाइक फोर्स ट्रैवलर, तो पहाड़ों पर ज़्यादा लोगों के साथ भी ये गाड़ी आराम से यूज़ करी जा सकती है। एंड एक्चुअली अगर इसके थोड़े ऊपर वाले वेरिएंट इंडिया में लाए जाते हैं ना, तो ये गाड़ी उस रिक्वायरमेंट को भी पूरा कर सकती है जिसको लेकर इंडिया में अभी तक अवेयरनेस ही नहीं है, और वो है सेफ्टी। हाँ, पैसेंजर कार्स अभी बहुत ज़्यादा सेफ हो चुकी है इंडिया के अंदर, लेकिन कमर्शियल पैसेंजर व्हीकल्स का क्या? टोयोटा की जो हाईएस्ट है ये एशियन एनकैप के अंदर 5 स्टार्स लेकर आ चुकी है। मैं यहाँ पर एशियन एनकैप की बात कर रहा हूँ जो कि ग्लोबल एनकैप से काफ़ी ज़्यादा टफ होता है। वहाँ इस गाड़ी ने 5 स्टार रेटिंग स्कोर करी है। वहीं हमारे देश में आने वाली कमर्शियल गाड़ियों का कोई एनकैप टेस्ट होता ही नहीं है। इसीलिए मुझे ये लगता है कि अगर ये गाड़ी इंडिया में आती है और इसके सेफ्टी फीचर्स को लेकर थोड़ी सी बात होती है तो बाकी ब्रांड्स जो है ना वो भी अपनी गाड़ियों को थोड़ा सेफ बनाने की कोशिश करेंगे। तो यार इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि टोयोटा को वैसे तो ये अपनी वैन इंडिया के अंदर लानी चाहिए थी, लेकिन वो लाए नहीं। मेरा मतलब उन्होंने यहाँ पे मैन्युफैक्चर नहीं करी। करते तो वो शायद एक नई तरीके की कमर्शियल व्हीकल मार्केट तैयार कर सकते थे, पर आई थिंक टाटा और महिंद्रा के पास अब एक अपॉर्चुनिटी है ऐसा कुछ करने की। खासकर अगर मैं टाटा की बात करूँ तो वो ऑलरेडी कमर्शियल व्हीकल्स के मामले में टॉप पर आते हैं और उनकी इंजीनियरिंग और क्वालिटी वगैरह भी पहले से बहुत ज़्यादा बेटर हुई है। तो उन्हें इंडिया के अंदर थोड़ी लग्जरी और सेफ कमर्शियल वैन्स की शुरुआत करनी चाहिए। ये हमारे ट्रैवलर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स में हाईएस के बारे में अपने विचार भी जरूर छोड़ के जाइए। और जाते जाते डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर भी जरूर क्लिक कर लेना अगर आपको भी हमारा कोर्स ज्वाइन करना है तो। थैंक यू।